नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे हैं और आज अपन प्रश्नावली 2 को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ साथियों, प्रश्नावली 2 आपकी बहुपद है। क्या है साथियों? बहुपद। तो इसको अपन बहुत ही बारीकी के साथ पढ़ने वाले हैं। आप तैयार हो जाइए। तो देखिए साथियों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की अपन शुरुआत करेंगे। इस प्रश्नावली में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उन चीजों को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर अपन आएंगे उनके ऊपर कि कैसे उन सवालों को अपने को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले इस प्रश्नावली का जो नाम है उसको समझने का प्रयास करते हैं, बहुपद। एक्चुअली बहुपद होता क्या है? जैसे अपन नाम सुनते हैं बहुपद और अपने दिमाग में आता है बहुत सारे पद, जिसमें बहुत सारे पद हो उसको बहुपद कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये परिभाषा गलत है। क्या साथियों? गलत है। बहुत सारे पद होना ही बहुपद नहीं होता है। अभी अपन देखेंगे साथियों कि बहुत सारे पद होते हुए भी उसे अपन बहुपद नहीं कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें साथियों 3 शर्तें ध्यान रखनी पड़ती है कि किसी भी आपके फंक्शन के लिए बहुपद होने के लिए 3 शर्तें होती है। सबसे पहली शर्त होती है साथियों कि जो चर होता है वो चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। ध्यान से समझने साथियों, बहुत ही जीरो लेवल से अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेना इसके अंदर। चर की घात कैसी होनी चाहिए साथियों? पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव, यानी धनात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। ये बात अपन ने यहाँ पर देखी है कि चर की घात कैसी आनी चाहिए साथियों? धनात्मक आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कोई बहुपद लिखा, यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूं कि 5x की क्यूब 5x की पावर -3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखोगे तो आप बहुत सारे पद दिखेंगे आपको, बट ये बहुपद नहीं है। आप बोलोगे सर बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बोला कि चर की घात। पहली बात तो चर का मतलब समझ आना चाहिए कि चर का मतलब होता है एबीसीडी के अक्षर, सीधी सी बात है। तो यहाँ x आपका चर है, उसकी घात कैसी आ रही है? ऋणात्मक आ रही है। और हमें कैसी चाहिए? धनात्मक चाहिए। तो ये आपका बहुपद नहीं है। इसी के साथ साथ दूसरी शर्त हमें ध्यान में रखनी है, चर की घात क्या है साथियों? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये पॉइंट हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमारे प्रश्न आएगा क्या एग्जाम में, ऐसा बहुपद की शर्तें लिखी है? हाँ, ऐसा आपके प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर हमें क्यों बता रहे हो सर? हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? नॉलेज होना चाहिए। सारा चीज अपने को नंबर के पीछे नहीं भागना। ठीक है, नंबर के पीछे नहीं भागना है कि यहाँ से नंबर मिल रहा है, इस सवाल से नंबर मिल रहा है तो इसी को पढ़े, नहीं, गलत बात है। क्लास 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्लास 10 तक का नॉलेज हमारा होना चाहिए। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद और हमें बहुपद के बारे में पता ही नहीं एक्चुअल में बहुपद होता है क्या। किसी ने राह चलते पूछ लिया, भाई तू बहुपद क्या होता है बताना, तो आप बोलोगे सर बहुत सारे पद होते हैं, बहुपद कहते हैं। हो गए ना ठार, वही ढेर हो जाओगे आप गलत जवाब दे करके। तो साथियों अवेयर रहें, चीजों के बारे में जानकारी रखें, एक्चुअल में वो चीजें होती क्या है। तभी मैं जो चैप्टर पढ़ाता हूं, यहाँ पर अपन जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले उस प्रश्नावली के नाम को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका नाम ये है तो इसका मतलब क्या होता है। देन अपन सवालों की बात करते हैं, उसके बेसिक वगैरह पढ़ते हैं, सारा मैटर अपन देखते हैं। ठीक है, आपने अभी तक अगर प्रश्नावली 1 की क्लासेस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाओ और प्लेलिस्ट के अंदर प्रश्नावली 1 की आपको सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। एक एक क्वेश्चन को वहां पर डिस्कस किया गया है, आप जाकर के उनको देख सकते हो। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब समझते हो? पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 4, समझ गए ना? तो चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यानी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बहुपद लिखा और वो मैंने लिखा 7x की पावर 1/2 प्लस 5x क्यूब प्लस 50। जैसे कुछ भी मैंने एक बहुपद लिख दिया और मैं बोलूंगी क्या ये बहुपद है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने तो बोला कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण का मतलब पूरा पूरा एक आखा नंबर होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर तो देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, बटा में आ रहा है, तो हमें घात बटा में नहीं चाहिए। ना तो बटा में होना चाहिए ना दशमलव में होना चाहिए, हमें पूरा पूरा नंबर चाहिए। क्या चाहिए? पूरा पूरा। तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तीसरी शर्त हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी भी, ठीक है ना, फंक्शन के लिए, आपके समीकरण के लिए बहुपद होने की शर्तें पढ़ रहे हैं। तो तीसरी शर्त यह है कि चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। चर कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। हर में नहीं होना चाहिए, ये आपको शर्त अच्छे से आनी चाहिए। चर कभी भी आपका कहाँ नहीं होना चाहिए? हर में नहीं होना चाहिए।
जैसे इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं इसको। मैंने एग्जांपल लिया 7/5x + 2 + 3 = 0। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया और मैं बोलूं क्या ये बहुपद है, तो आप बोलोगे सर ये बहुपद नहीं है, क्योंकि आपका चर कहाँ आ रहा है, बताओ हर में आ रहा है। और हमने बोला आपका चर कहाँ नहीं होना चाहिए, कभी भी हर में नहीं होना चाहिए। चर कहाँ नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। हर का मतलब समझ दो, भिन्न होती है उसके ऊपर अंश होता है, बटा में कौन होता है, हर होता है। तो हमने किसी भी फंक्शन के लिए बहुपद होने की 3 शर्तों को देख लिया है। पहली शर्त यह है कि चर की घात धनात्मक होनी चाहिए, यानी माइनस वाली घातें नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या यानी आकी संख्या होनी चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए, ना बटा में पोसाएगी अपने, ना ही दशमलव के अंदर यानी पोसाएगी, पॉइंट वाली संख्या भी अपने नहीं पोसाएगी। ठीक है। फिर हमने देखा कि चर जो है वो हर में नहीं होना चाहिए, यानी चर आपका कहां नहीं विराजमान होना चाहिए, हर में विराजमान नहीं होना चाहिए। जो 3 शर्तों को फॉलो करेगा वही बहुपद कहलाएगा, बाकी बहुपद नहीं कहलाएगा। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, आपको बहुपद का मतलब आना चाहिए। इसके बाद अपन आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, तब तक इसको अच्छे से नोट करो। तो आगे की बातों को समझने का प्रयास करते हैं साथियों। हमारे यहाँ पर इस प्रश्नावली 2 में जो समीकरणें देखने को मिलेगी साथियों, वो सारी द्विघात समीकरणें देखने को मिलेगी। कैसी देखने को मिलेगी, द्विघात समीकरणें देखने को मिलेगी। तो द्विघात समीकरण होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और उसका मानक रूप क्या होता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया साथियों 1 नंबर के अंदर कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। कौन सा रूप लिखिए साथियों, तो आपको पूछा हुआ है कि इसका मानक रूप क्या होता है। कैसा रूप पूछा है, मानक रूप क्या होता है। तो इसका जो मानक रूप होता है प्यारे साथियों, वो होता है ax² + bx + c = 0। यह है द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज ये भी पता होना चाहिए कि सर रेखिक समीकरण क्या होती है। सर रेखिक समीकरण होती है जिसमें चर की घात 1 हो, तो वो हो जाएगा जैसे ax + b = 0, यानी चर की घात 1 है तो उसको रेखिक बोलेंगे, चर की अधिकतम घात 2 है तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब यहां पर आपको क्लियर हो गया है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। यहां a क्या है, ये a दिख रहा है वो x² का गुणांक है। ध्यान रहे साथियों, क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू निकालना आनी चाहिए, इसमें से छांटना आना चाहिए, और चिन्ह के साथ लिखना है। यानी अगर यहाँ माइनस लगा हुआ तो अपना एक जो आएगा वो माइनस के साथ ही आएगा, इस बात का ध्यान रखें। बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका, देखो बी किसके साथ बैठा हुआ है, एक्स के, तो ये हो जाएगा एक्स का गुणांक। किसका गुणांक हो जाएगा, एक्स का गुणांक। देखो सी किसी के साथ नहीं, वो अकेला है, अकेला होता है अचर, उसको क्या बोलते हैं, अचर। आप इसको अचर बोल सकते हो, आप इसको नियतांक बोल सकते हो। ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। ये तीनों इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, उसका मानक रूप क्या होता है, अगर पूछ ले तो ये सारी बात आप लिखोगे तो आपका गुड इंप्रेशन पड़ेगा वहां पर कॉपी में, और उसको लगेगा एग्जामिनर को कि इसको थोड़ा अच्छा नॉलेज है। ठीक है, तो ये चीज आपको द्विघात समीकरण को लेकर के आनी चाहिए। द्विघात समीकरण के बाद अपना जो टॉपिक आता है साथियों, वो शून्यक को लेकर के आता है। किसको लेकर के आता है, शून्यक, कि शून्यक होता क्या है। ठीक है, अब ये इस चैप्टर की आत्मा है साथियों। जो शून्यक शब्द अपन पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर की आत्मा है, यानी इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। आपको ये नहीं पूछेगा एग्जाम के अंदर कि शून्य किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं ये आपको नहीं पूछा जाएगा, बट आपको ये पूछा जाएगा कि शून्य ज्ञात करना, ना शून्यकों की संख्या बताना, वो सारी चीजें पूछी जाएगी। तो प्यारे साथियों आपको ये पता होना चाहिए कि शून्य होता क्या है। तो पहली बात मैं यहाँ क्लियर कर देता हूं कि जो शून्य जो होता है साथियों, वो x का मान होता है। क्या होता है, x का तो मान होता है, लेकिन x का कौन सा मान, तो x का वह मान, x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, जिसे बहुपद यानी आपको जो बहुपद दिया जाता है उसमें अगर x के किसी मान को मैं रखता हूं बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। बहुपद का मान क्या हो जाएगा साथियों, शून्य हो जाएगा। उसे अपन शून्य कहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने एक बहुपद दिया, मैंने लिया एक बहुपद px = वो लिया 3x²। क्या लिया साथियों, 3x² -3। क्या ले लिया, 3x² -3। और मैं ये चेक करना चाह रहा हूं कि इसका शून्य क्या है। तो अगर मैं x बराबर जैसे माना कि 0 लिख लेता हूं,
माना कि मैं x बराबर क्या ले लेता हूं 0, यानी x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा p 0 इज इक्वल टू 3 0 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, 0 इंटू 3 करूंगा 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा -3। यानी 0 रखने से x का मान 0 रखने से बहुपद का मान कितना मिला, -3 मिला। तो क्या 0 इसका शून्यक है? तो आप बोलोगे सर 0 तो इसका शून्यक नहीं है। अब इसी के अंदर देखिए मैं 1 लिख लूं, x बराबर 1 लिख लूं तो ये हो जाएगा p1, क्या हो जाएगा साथियों p1 हो जाएगा और वो आएगा 3x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 3 - 3 और ये कितना आ गया 0। x बराबर 1 रखने से बहुपद का मान कितना आ गया है 0 आ गया है। तो आपका x बराबर 1 इस बहुपद का क्या हो जाएगा साथियों, इसका शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुपद का क्या हो जाएगा शून्य। तो कोई भी x का मान, ध्यान दें, कोई भी x का मान किसी बहुपद का शून्यक तब कहलाता है जब उस x के मान को बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान कितना आ जाए 0 हो जाए, उसे हम शून्यक कहते हैं। तो बहुत सारे क्या कहते हैं, जिसको भी मैं पूछता हूं शून्यक क्या होता है तो बोलते हैं सर शून्य, 0 को हम शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 का मतलब शून्यक होता है या फिर शून्य कहते हैं 0 को। तो शून्यक का मतलब शून्य नहीं होता है, दिमाग के अंदर बिताओ इन चीजों को कि शून्यक मतलब शून्य नहीं होता है। शून्यक तो x का मान होता है, शून्यक तो x का मान होता है, लेकिन कौन सा मान, तो x का वह मान होता है जिसको बहुपद में फिट करने पर यानी बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाए, उस x के मान को हम शून्य कहते हैं। ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल साथियों, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए तभी तो मजा आएगा पढ़ाई करने का, ठीक है। तो शून्य किसे कहते हैं ये आपको क्लियर हो चुका है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हम अब ये देखेंगे कि शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। शून्यकों को लेकर के 2 क्वेश्चन बनते हैं साथियों, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चनों की बात करें तो ये बनते हैं कि शून्यकों की संख्याओं को लेकर के 2 तरह से शून्यकों की संख्या पूछता है, या तो ग्राफ दे देगा और हमें पूछेगा शून्यकों की संख्या बताओ, या फिर हमें कोई बहुपद दे देगा, हमें बोलेगा इस बहुपद को देख करके बताओ कि इसके शून्यक कितने होंगे। देखो शून्यक कितने होंगे और शून्य क्या होंगे में रात दिन का फर्क है, इस चीज को दिमाग में बिठाओ। शून्य कितने होंगे का मतलब तो आपको केवल शून्यकों की संख्या बतानी कि इसके शून्यक 1 है 2 है 3 है 4 है, लेकिन मैं पूछूं कि इसके शून्यक क्या होंगे, इसका मतलब आपको शून्यक ज्ञात करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। दिमाग में सारी चीजें क्लियर है ना, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक बार इसको नोट करो, मैं शून्यकों की संख्याओं को लेकर के प्रश्न करा देता हूं आपको। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर देखना प्रश्नावली 2.1 के जो क्वेश्चन उठाए मैंने, जो पहला क्वेश्चन है उसमें सीधे सीधे ग्राफ को लेकर के क्वेश्चन आए हुए साथियों। इसमें क्या बोला जा रहा है, ऐसे ग्राफ दे दिए और हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। अभी बताया था मैंने शून्यकों की संख्या 2 तरह से पूछी जाती है, या तो ग्राफ देकर के पूछेगा या फिर आपको कैसे पूछेगा तो बहुपद देकर के पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनमें साथियों कुछ भी नहीं करना है, ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है वो एक्स वाली लाइन को कितनी बार काट रहा है। तो आप यहां से ध्यान से देखोगे तो ये आपके एक्स वाली लाइन होती है, ये कौन सी लाइन होती है साथियों, एक्स वाली लाइन होती है, और ये आपके वाई वाली लाइन होती है। तो यहाँ मैंने जो ये ग्राफ खींचा ये वाई एक्स को काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काटा जा रहा है, 1 बार काटा जा रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ आप देखोगे एक्स अक्ष को देखो, 1 यहाँ काटा, 1 2 और 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों, 3 हो जाएगी। यहाँ पर देखो एक्स अक्ष को 2 जगह काटा जा रहा है, 1 और 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। इसमें देखो आप 1 2 3 4, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें देखो 1 2 3, इसको काउंट मत करना, वाई वाली को है ना, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो इस प्रकार अपन ये देख सकते हैं शून्यकों की संख्या ग्राफ से ज्ञात करना बहुत आसान है कि एक्स वाली लाइन को जितनी बार ग्राफ काटेगा उतनी ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। एक ग्राफ और दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये ग्राफ में दे रहा हूं और यहां मैंने इस तरह से लाइन खींची है, आप इसके शून्यकों की संख्या मुझे बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ आपके एक्स लाइन है, ये आपके वाई लाइन है, इसके शून्यकों की संख्या कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं, अपन समीकरण देते हैं और फिर हमें शून्यकों की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे। तो एक बार इस फॉर्मेट को आप ढंग से नोट कर लो। जैसे अगले सवाल की बात करते हैं, यहाँ हमें समीकरण दे रखी साथियों और हमसे क्या पूछ रहा है, वो शून्यकों की संख्या पूछ रहा है। केवल शून्यकों की संख्या बतानी, शून्य ज्ञात नहीं करना है, ठीक है।
तो यहाँ हमें देखना साथियों, एक वर्ड आता है यहाँ पर, देखिए बहुपद की घात, एक शब्द आता है। कभी कभी आपको शून्यकों की संख्या भी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि बहुपद की घात कितनी बताओ। क्या पूछ लेगा? बहुपद की घात बताओ। देखिए बहुपद की घात क्या होती है, या फिर अपन बोलते हैं शून्यकों की संख्या, या फिर हम बोलते हैं शून्यकों की संख्या, दोनों एक ही बात है। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बतानी हो या बहुपद की घात बतानी हो, हमें एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, हमें देखनी है चर की अधिकतम घात देखनी, चर की अधिकतम घात। यानी जो हमें बहुपद दे रखा उसमें जो चर चल रहा है, एक्स चल रहा है या वाई चल रहा है या जेड चल रहा है, उसकी अधिकतम घात कितनी है। ध्यान दो, बहुपद की घात बतानी हो तो भी हमें चर की अधिकतम घात देखनी है, और शून्यकों की संख्या बतानी हो तो भी हमें चर की अधिकतम घात देखनी है। तो यहाँ पहले सवाल में देखो आप कि चर की अधिकतम घात कितनी चल रही है। यहाँ चर की घात 3 है, यहाँ कितनी है 5 है, यहाँ कितनी है तो 1 है, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी साथियों? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों? 5 हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास अधिकतम घात ही 9 ही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 शून्य हो जाएंगे। या फिर मैं बोल दूं कि इसके बहुपद की घात कितनी है, तो 9 है। इसके बहुपद की घात कितनी है, तो 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, तो हमारे यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, तो शून्यकों की संख्या भी 3 ही होगी और बहुपद की घात भी 3 ही होगी। ठीक है, ये तो था साथियों सीधा सीधा समीकरण देकर के। कभी कभी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी आ जाता है साथियों। मैं आज छोटे छोटे पैटर्न के क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहा हूं और बेसिक को अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर अपने को ऐसे पूछ ले, हिंदी भाषा में लिखा हुआ जाए कि बताओ द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, प्रश्न आया हुआ है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है चर की घात अधिकतम कितनी होगी? 2 होगी। इसका मतलब अधिकतम घात 2 है तो शून्य भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो आप लिख लेना कि द्विघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 2 होती है। अगर मैं बोल दूं कि त्रिघात समीकरण के शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो त्रिघात समीकरण के शून्यकों की संख्या 3 होगी। और इसी के साथ साथ जब मैंने बताया था रेखिक बहुपद, क्या बताया था? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद में x की अधिकतम घात 1 होती है, रेखिक में कितनी होती है? 1 होती है। तो बताओ रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 1 होती है। आगे बात सुनने, तो इस प्रकार शून्यकों की संख्या को लेकर के सारे डाउट अपने क्लियर होने चाहिए। इसके साथ ही अपने देखा शून्य क्या होता है, तो शून्य x का वह मान होता है जिसको बहुपद में रखने से बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। साथ ही अपने किसी के बहुपद होने की शर्तें पढ़ी थी, कोई भी आपको दे दिया कि फंक्शन दे दिया है ना, समीकरण दे दी, वो बहुपद है या नहीं है, तो उसकी सारी शर्तें अपन ने यहाँ पर देखी थी। तो आज की क्लास में साथियों यहाँ तक ही देखेंगे। अपन ने इस प्रश्नावली 2 के अंदर जो भी बेसिक मैटर होता है वो सारा क्लियर कर दिया है। 2.1 अपनी हो चुकी है। कल आने वाली क्लास के अंदर, जो नेक्स्ट क्लास अपनी आने वाली, उसके अंदर अपन शून्यकों को ज्ञात करना सीखेंगे और वही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। शून्यकों को ज्ञात करना और शून्यक और गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की जांच करना, वहां से बनेगा बड़ा प्रश्न। छोटे छोटे प्रश्नों की वैरायटी मैंने सारी क्लियर कर दी, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से आप कर लेना। बाकी आने वाली क्लास के अंदर उन चीजों को भी अपन देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, साझा करें, ताकि सबको इसका अच्छे से फायदा हो सके। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अपन अपनी आने वाली क्लास में। तब तक यही कह के जाऊंगा कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।